बिल्कुल। एक्चुअली काफ़ी वीकनेस है। आईसीआईसीआई बैंक फिर से अपना 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ मूव कर रहा है। लास्ट टाइम आपको याद होगा इसने 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा था और उसके बाद एक्चुअली 800 भी तोड़ा था। वहाँ 794 तक गया था, वहाँ से एक डिसेंट रैली आई थी। और कोटक का भी आज चार्ट देख लीजिए, कोटक भी आज एक्चुअली इवन पॉजिटिव न्यूज़ पर नीचे। और कोटक तो खैर कंसिस्टेंटली सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है अपने 200 डे मूविंग एवरेज से करीब 100 रुपये नीचे कोटक का स्टॉक। बस मार्केट को सहारा रहा है एचडीएफसी बैंक का जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। 1487 था इसका 200 डे मूविंग एवरेज। उसके मुकाबले ये स्टॉक अभी भी काफ़ी ऊपर है, लेकिन पिछले 2-3 दिन का चार्ट हजता बता रहा है कि यहाँ पर भी इवन थोड़ी सी सेलिंग बढ़ रही है एचडीएफसी बैंक में। क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक स्लिप करेगा, ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा वेट इसी का है आज की डेट में भी। लेकिन हाँ, आज का प्राइस पैटर्न जो मार्केट का है, क्योंकि लगातार सेकेंड रनिंग, फ्राइडे को भी 500 पॉइंट गिरे बैंक निफ्टी में, आज 400 पॉइंट गिर गए, तो 2 दिन में करीब करीब 1000 पॉइंट निकल गए। और अगर आप थर्सडे के हाई से गिनेंगे, थर्सडे के हाई से जो मार्केट 3 PM वाला फैक्टर जो काम किया था, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में काफ़ी स्लिप। और मेरे ख्याल से अब काफ़ी ईरिली प्लेस्ड है बैंक निफ्टी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का अगर थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आएंगे तो देखिए फोर्टनाइट में भी एक वो एक 3-4 बड़ी ग्रीन बार्स बनी थी, वो बजट के अगले दिन वाला लो था, उसके बाद से 2-3 बड़ी ग्रीन बार्स बनी थी। अब वो सारी की सारी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही हैं, और ये काफ़ी सेलिंग प्रेशर। और मेरे ख्याल से 1 फेब या 2 फेब का लो नहीं टूटना चाहिए। वो एक बार चेक कर लूँगा मैं क्या लेवल था, लेकिन अगर वो लो टूटा तो और डिक्लाइन बढ़ेगी। यहाँ पर क्लियरली बैंकिंग में थोड़ा सा प्रेशर है। इनफैक्ट खास नए ट्रिगर्स तो दिख नहीं रहे हैं इस समय इतनी गिरावट के पीछे। मतलब पहले तो ट्रिगर था वो अदानी वाला फियर फैक्टर था कि एक्सपोजर कितना है, उसका कितना कोलैटरल डैमेज देखने को मिलेगा, पर अभी इस फ्रेश बिकवाली के पीछे कोई बड़ा कारण ऐसे समझ तो नहीं आ रहा है। देखिए, जो मेरी बातचीत निकल कर आई थी, मैं बाई चांस की बात है, वीकेंड पर मैं जब वो मिनी ब्रेक में था, वहाँ पर मेरी बाई चांस एक फंड, बहुत सीनियर फंड मैनेजर हैं जो बैंकिंग ट्रैक करते हैं, उनसे बात हुई थी, वो भी वहाँ पर थे। उन्होंने भी एक चीज़ कही थी कि बैंकिंग में जो सबसे बड़ा प्रेशर है, आप देखिए इस बार बैंक सारे के सारे नंबर्स फिनोमिनल आए, सबके ऑल टाइम हाई नंबर्स थे, और नंबर्स के बाद एक भी बैंक नहीं चला। मतलब किसी ने, मतलब आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एक्सिस हुआ, एसबीआई हुआ, शानदार नंबर के बाद भी क्या मजाल कि एक दिन भी बैंक निफ्टी चला हो या एक भी बैंकिंग स्टॉक चला हो। और उसका एक कारण ये हो सकता है, अब जैसे एसबीआई का लास्ट अनाउंसमेंट अगर आप देखेंगे हर्षदा, डिपॉजिट रेट्स उन्होंने बढ़ाए थे 90 बेसिस पॉइंट से, और लेंडिंग रेट बढ़ा पाए सिर्फ 15-25 से 20 बेसिस पॉइंट। क्योंकि अभी जो पॉलिसीज़ जो आई हैं आरबीआई की, और जो एक इंटरेस्ट रेट का साइकिल जो टर्न होने की बात हो रही है, अब बैंकों को डिपॉजिट मोबिलाइज करने के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स देने पड़ रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल 2-3 बैंकों में अकाउंट इसलिए रखता हूँ कि कई बार अगर किसी एक में थोड़ा ज़्यादा डिपॉजिट मिल जाए तो क्यों ना वहाँ से ले लिया जाए। तो इसके लिए मैं देख रहा था, एकदम से पिछले 2-3 फोर्टनाइट में डिपॉजिट रेट्स काफ़ी बढ़े हैं, और मुझे उसकी वजह से लग रहा है कि बैंकिंग में ये जो लास्ट क्वार्टर का नंबर्स था, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे, बहुत सारे बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑल टाइम हाई पर थे, लेकिन ये एक तरीके से क्या पीक मार्जिन्स थे। और अब इस क्वार्टर से क्या बैंकों की अर्निंग्स गिरेंगी, क्योंकि बेस इफेक्ट काफ़ी ऊपर होगा बैंकों के लिए। मार्केट इसका डर लगा के बैठा है कि शायद ये एक फैक्टर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अदानी ग्रुप की वजह से जो कोलेटरल डैमेज हुआ था, वो तो खैर उसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, लेकिन एक क्लियर है कि थोड़ा अर्निंग्स को लेकर मार्केट थोड़ा डरा हुआ है कि कहीं बैंकों की पीक अर्निंग्स ना निकल गई हो, इस वजह से ये प्रेशर आ सकता है। इनफैक्ट टिक बाय टिक चार्ट आप देख रहे हैं समय, निफ्टी बैंक का क्या व्यवहार रहा है आज, और ऑफ कोर्स ये पिछले एक महीने में स्थिति आपके सामने साफ होती हुई। शरद, आपकी एनालिसिस क्या है? और स्पेशली यहाँ अब कोई भी अगर पोर्टफोलियो बनाता है, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड हाउस हो, एक पीएमएस हो, या फिर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इस सेक्टर में स्पेशली बैंक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर रहता है। अब क्या वो एक्सपोजर कम करने की वाली सिचुएशन में हम उतरने लगे हैं, या फिर कुछ और टाइम लगेगा? उतना पेन इस समय इमीडिएटली नहीं दिख रहा है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी इतना पेन नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है तीन एरियाज पे हम लोगों को इस चीज को देखना पड़ेगा। एक, एडवांसेस ग्रोथ अभी तक जिस स्पीड पे आनी चाहिए वो स्पीड पे अभी तक आई नहीं है, क्योंकि कैपेक्स फॉर्मेशन की जो स्टोरी की हम बात कर रहे हैं वो आइडियली अगले 24 से 36 महीने में अनफोल्ड होनी चाहिए। सरकार ने एमएसएमई से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए हैं, जिसका फायदा एमएसएमई लेंडिंग में भी होना चाहिए, जो लास्ट लेग ऑफ लेंडिंग। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें, ये इफेक्ट होने वाला है, और आगे चल के आपको एडवांसेस ग्रोथ भी मिलेगा। जीएनपीए में कोई एबनॉर्मल एडिशन की हम उम्मीद नहीं कर रहे। पीसीआर के फ्रंट पे हमें नहीं लगता कि कोई एबनॉर्मल आरबीआई की मैंडेट आएगी कि आप सडनली पीसीआर को और ज्यादा बढ़ा के 75-80% तक लेके जाएं। ज्यादातर बैंक 65-70% पीसीआर पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं।
तो वहां पे भी रिस्क नहीं है। जीएनपीएस बढ़ने की हमें कोई उम्मीद नहीं है अगले साल 2 साल, एटलीस्ट 3 साल भी शायद। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई नेगेटिव फैक्टर फ्लो इन करके आएगा। अगला साल का पहला क्वार्टर ऑब्वियसली फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा वीक ही रहता है बैंक्स के लिए, तो बहुत ज्यादा मैं इसमें रीड नहीं करूंगा। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा हमारी टॉप पिक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एचडीएफसी बैंक हमारी टॉप पिक है। अगर आप वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से खोज रहे हैं तो इंडसइंड बैंक बेटर है। और नहीं तो अब इस करेक्शन के बाद लगभग ज्यादातर बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सारे बैंक्स डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। कोटक थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट हमेशा एक्सपेंसिव साइड पे रहता है क्योंकि रिटर्न रेशियोज बेटर है वहां पे। तो मुझे लगता है काफी अग्रेसिव रहना चाहिए स्टांस, और इसमें भी, और जो आपकी छोटी मझौली फाइनेंस कंपनीज है वहां पे भी अगले 3-4 साल मैं कुछ बहुत बड़ा निगेटिव देख नहीं पा रहा हूँ। शरद को लग रहा है शायद इस